नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ में सरस दुग्ध डेयरी जल्द ही सफेद बटर और लो फैट पनीर का उत्पादन करके नवाचार करने जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरस डेयरी के चेयरमैन भद्रीलाल जाट जगपुरा ने बताया कि सरस डेयरी प्लांट में शीघ्र ही व्हाइट बटर और लो फैट पनीर का उत्पादन शुरू करेगी। वह उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ स्थित सरस डेयरी में किसी भी दुग्ध किसान का भुगतान बकाया नहीं है, सभी दुग्ध उत्पादों का बकाया भुगतान कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा आने वाले समय में 19 करोड़ 26 लाख के नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कार्य योजना बना ली गई है। शीघ्र ही कई नवाचार देखने को मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ डेयरी वाइट बटर बनाने का काम इस वर्ष में नया करने जा रही है तथा लो फैट पनीर बनाने का काम करने जा रही है, जो कि मार्केट में 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। से समाधान हुआ, समस्याएं कुछ थी नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से वही लोग इसका बखेड़ा बना रहे थे, ये रूटीन प्रक्रिया है। राजस्थान में कई संघों के 3-3 महीने कोई भुगतान नहीं हुआ। हमेशा दिसंबर तक जो भी कार्यशील पूंजी के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है 15 दिसंबर तक चुकाना होता है उसको, तो 15 दिसंबर तक लोन चुका के अभी सारा पेमेंट सारा भुगतान कर दिया है। चित्तौड़गढ़ डेयरी में जो भी जितने भी बूथ हैं वो चालू है। जो कि संघ का कोई भी उत्पाद नहीं बेच रहे उनको नोटिस देकर 7 दिन का नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी या अन्य दूसरों लोगों को अलॉट किए जाएंगे। नागौर के मिर्ता में श्री दरियाव धाम ट्रस्ट रेन के तत्वाधान में आनंद आई हॉस्पिटल निःशुल्क 6 जनवरी को आंखों की जांच का शिविर लगाएगा और इसके लिए बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया गया। जांच के दौरान जरूरतमंद मंदों को लेंस पत्र दाचले प्रत्यारोपण के लिए मिर्ता आनंद आई अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शनिवार को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन कर रविवार को ऑपरेशन कर मरीज को परामर्श दी जाएगी। ये जो पोस्टर का विमोचन आज दरियाव धाम में हो रहा है, ये श्री दरियाव ट्रस्ट रेण के तत्वाधान में आनंद आंखों का हॉस्पिटल जो मेड़ता सिटी में है, उनके डॉक्टरों के द्वारा यहाँ निःशुल्क आंखों का कैंप दरियाव धाम रेण में 6 जनवरी 2024 को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा, जिसमें आंखों की जांच निःशुल्क होगी और उसमें दवाई भी फ्री दी जाएगी सबको। और जिनका ऑपरेशन होगा उनको अगली तारीख यानी 7 जनवरी 2024 को मेड़ता सिटी में निःशुल्क ऑपरेशन होगा। और जिनको यहाँ रेण धाम में वापस आना है 7 तारीख सुबह यहाँ से साधन रहेंगे और उनको सबको हॉस्पिटल ले जाके फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। ये दरियाव धाम रेण अंतर्राष्ट्रीय पीठ में आंखों का ऑपरेशन का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही के जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों की क्लास भी लगाई। सीएमएचओ राजेश कुमार पीएमओ वीरेंद्र महात्मा को निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। चाहे रोड की बात करें या फिर पिंडवाड़ा की, सभी इलाकों में अयोध्या की राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू धर्म प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग भी घर घर जाकर लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में माउंट आबू में काफी उत्साह दिखाई दिया और शक्ति माता मंदिर पर अक्षत कलश रथ पहुंचा, जहां मंदिर में पूजा अर्चना के साथ डीजे के धुन पर शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने अक्षत कलश पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में मातृशक्ति और बालिकाओं ने कलश उठाकर शोभा यात्रा में भाग लिया। उधर अलवर के खेड़ली में नगर पालिका आयुक्त देवेंद्र जिंदल के निर्देशन में प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। कस्बे की सब्जी मंडी, पंसारी बाजार और दुकानों पर उपयोग में लाई जा रही पॉलिथीन पर कार्रवाई करते हुए करीब 50 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। इस दौरान पॉलिथीन बेचने वाले और उपयोग करने वाले ठेले वालों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका के आयुक्त देवेंद्र जिंदल ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में शीघ्र अतिक्रमण अभियान, बाजारों में डस्टबिन अनिवार्यता, अवैध बिना स्वीकृति के निर्माण, अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बनाने और जगह जगह ठेलियां लगाकर रास्ते अवरुद्ध करने वालों के स्थान निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही अनेक अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों का गठन कर जिम्मेदारी तय की गई है।
जैसा कि आपको भी देते हैं, भारत संकल्प यात्रा का कैंप लगातार चालू है, सफाई अभियान चालू है। अभी राज्य सरकार के हाल ही में निर्देश आए हैं, हमारे निदेशालय से भी और जरिए जिला कलेक्टर महोदय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सफाई अभियान और अतिक्रमण अभियान के रूप में चलाया जाना है। और इसी की वानगी में प्लास्टिक कैरी बैग्स स्वच्छता के लिए जो भी संभव प्रयास करने हैं, उसमें हमने आज इस एक टीम का गठन किया है, जिसमें 2 प्रभारी ऐसे ही लगाए हैं और उनको टीम प्रभारी बनाया, उनको टीम दी है। और आज मैं स्वयं सब्जी मंडी और मेन बाज़ार में गया हूँ और प्लास्टिक के कम से कम लगभग 50 किलो के लगभग हमने प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए हैं। समझाइश भी की है कि कपड़े का या कागज़ की थैले ही उपयोग में लें, इसे खाने से जानवर भी मरते हैं, प्रदूषण भी होता है। और अगर आगे पाया गया तो हम जब्ती के साथ साथ जुर्माना भी लगाएंगे। आज हम पहला दिन था, समझाइश की गई है, समझाइश के तौर पर हमने जब्ती भी की है ताकि किसी भी प्राणी को नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी टाइगर हिल पर मंदाता बालाजी के 4 दिवसीय मेले के समापन कार्यक्रम में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन किए। साथ उन्होंने बालाजी मूर्ति की परिक्रमा लगाकर जिले के विकास की मनोकामना की है। साथ ही बालाजी की मूर्ति के सामने माथा टेककर आशीर्वाद दिया। बता दें, पहाड़ी पर दुर्गम रास्ते के होते हुए भी श्रद्धालु आ रहे हैं और इस दौरान प्रशासन, बालाजी व्यवस्था कमेटी और कई संगठनों ने पीने के पानी और निःशुल्क प्रसाद का आयोजन किया। वहीं मेले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अलवर जेल में पिछले कई दिनों से बंदियों के साथ मारपीट और उगाही जैसी वारदातों के सामने आने की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। इन मामले की जांच के लिए राजस्थान जेल के डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया और इस दौरान जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत सहित जेलर भी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान डीआईजी ने कहा कि जेल की सुरक्षा को लेकर बेहतर तकनीक अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। जेल में हो रही अवैध गतिविधियों की पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच कराई जा रही है। बस इसमें सुरक्षा ही हम लोग कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा गांव है ये, तो जिस तरह से गांव चलता है उसी तरह से चला रहे हैं हम लोग इसको। बहुत मुस्तैदी से, बहुत अलर्ट होके, और उन बंदियों को अलग रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी जो वार्ड बना रखा है उनमें रखेंगे हम उनको, और अच्छे से पूरी सुरक्षा। ये उनके जो कैदी भागे हैं उनकी एफआईआर हो चुकी है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। एसपी साहब से संपर्क पे हैं हम लोग, तो जो उनका क्षेत्र है वो कर, तो गलत चीज़ है और इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, आपके जेल सुपरडेंट फोन नहीं उठाते? नहीं, आगे नहीं हो। आगे से मैं एक अहम बात, हरियाणा के जो गैंगस्टर्स हैं, बड़े गैंगस्टर्स, वो लगातार यहाँ पर कोई छोटी सी वारदात करके अलवर जिलों में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्या इस पर जेल प्रशासन ने कई मामले आए हैं? एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 मामले सामने आए थे। ऐसा तो हमारे सामने अभी तक कुछ ऐसा हमने कुछ शिफ्ट नहीं किया अब तक। ऐसा कोई आए आप तो बताइए। इसलिए वो लोग आते हैं क्योंकि जेलर से लेकर बंदी है, देखिए बंदी है, वो भी इंसान है। अगर देखिए उनकी अगर सुविधा हम लोग नहीं देते तब कंप्लेंट ज्यादा आती है। आप ये देखिए, अगर उनको कभी वो आते हैं, कोई बात होती है, उस टाइम देखा जाएगा किस लेवल के हैं, क्या है, एसपी साहब क्या रिकमेंड करते हैं, वो बिल्कुल हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे उनका। आज मैडम निरीक्षण किया जेल में, बैरिकों की क्या स्थिति मिली है या कोई मोबाइल बैरिक में नहीं, हमने कुछ तलाशी भी करवाई है अंदर, और बैरिक में काफ़ी अच्छी कंडीशन, पहले से बहुत बेहतर कंडीशन हो गई है। पहले मैं आई थी जब, तो थोड़ी सी पुताई वगैरह मेंटेनेंस मांग रही थी जेल, और काफ़ी मेहनत करी इन्होंने। सारी टीम है हमारी, देखिए पूरी, तो सभी मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी लेवल पे। मैडम मीडिया कर्मियों के सामने क्यों नहीं आ पाती? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, जो मुझे लग रहा है, जैसा आप लोग भी कमी है मैडम, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की कमी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो ये नहीं आनी चाहिए। अब आगे से आए तो आप मुझे कॉल करिएगा। मैंने तो एक इमीडिएटली कॉल उठा लिया, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी आप लोगों से, मैं तो खुद भी बात करना चाह रही थी। तो उधर अलवर में पुलिस ने कार के टायर चुराने वाले 2 चोरों को धर दबोचा है। बता दें, चोर कार को पत्थरों के सहारे खड़ी करके उसके टायर चोरी कर लेते थे और जिसके बाद पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। ये क्या है, विवेकानंद नगर देवयानी हॉस्पिटल है, इसके पीछे से टायर चोरी हुए थे। उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश जारी थी। मुखबिर की सूचना के अनुसार बताया कि भाई यहाँ चोर आए हुए हैं, इस तरीके से गाड़ी है इनके पास में, और जो काली मोड़ी पुड़िया है इसके पास में है, तो वहाँ गए, दस्तयाब करके उनको लाए, पूछताछ करा और जुर्म प्रमाणित होने पर उनको गिरफ्तार किया। कितने आरोपी सर? 2 आरोपी है। क्या क्या नाम है इनके? इसका एक का नाम है चिराग
पिताजी का नाम राजकुमार उर्फ श्याम सुंदर, जाति पंजाबी, उम्र 24 साल, निवासी देसुड़ा। और खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने पर युवाओं के साथ कुठारघात हुआ है। 5000 परिवारों की तरफ से निवेदन है कि युवा मित्रों की इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखा जाए। हम राजीव गांधी युवा मित्र अलवर जिले से पधारे हैं और हम मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि 25 दिसंबर को एक ऐसा फरमान जो बेरोजगारों पर पेट पर लात मारी गई है और आदेश जारी किया जाता है कि राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम को समाप्त किया जाता है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप 5000 युवा बेरोजगारों को आप न्याय दें, उनके साथ ये नव वर्ष पर जो सरकार ने हमें तोहफा दिया है इस तोहफे को वापस ले और इन युवाओं की बहाली दे और इनको पुनः ज्वाइनिंग दे। बढ़ेंगे आगे। खबर वैर के भुसावर थाना इलाके के गांव कमालपुर से है, जहां पर सड़क किनारे पेड़ पर फंदे से शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बालमुकुंद आचार्य ने मांसाहार की दुकानों को बंद कराने के लिए विशेष अभियान चलाया है। अब किशनपुर विधायक अमन कागजी ने बालमुकुंद आचार्य पर पलटवार किया और कहा कि आधार कार्ड के आधार पर मीट और शराब दुकानों पर मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा को एक पॉलिटिकल एडवाइजर की जरूरत है। जब उन्हें राजनीति करना नहीं आता तो उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। नवतेज टीवी संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। राजस्थान में बीजेपी की जैसे ही सत्ता आई है तो मंत्रियों के साथ साथ में विधायक भी जो है वो बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं किशन पॉल या फिर हवा महल की तरफ से। लगातार हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य मीट की दुकानों को बंद करवाने को लेकर के हमेशा सुर्खियों में भी रहे हैं। कहीं अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं दुकानदारों से बातचीत करने के साथ साथ दुकानें बंद करवाने को लेकर के भी कहीं ना कहीं मुखर होते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त किशन पॉल के जो विधायक हैं अमीन कागजी साहब वो जुड़े हुए हैं। सर, बाबा बड़े बवाल बने हुए हैं, ये मीट की दुकानें बंद करना, अतिक्रमण हटाना, ये किस तरीके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये मीट की दुकानों की बात है, इसमें 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर कोई दुकान बगैर लाइसेंस की चल रही है तो उसको लाइसेंस लेना चाहिए और लाइसेंस के साथ में जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के हिसाब से मीट बेचना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार है, सरकार को एक काम और कर देना चाहिए कि अब आधार कार्ड के हिसाब से मीट बेचे किसान। मतलब आधार कार्ड लेके जाए आदमी तो ये पता चल जाएगा कौन कितनी मात्रा में मीट खा रहा है। ये भी एक, हालांकि उसकी स्वतंत्रता पे कुछ भी लोग ले सकते हैं इसका, लेकिन पता तो चले कौन बेचने वाला है, कौन खाने वाला है। यहाँ तो सभी बेच रहे हैं, सभी खा रहे हैं। जाति विशेष से इसका मतलब नहीं है, ना होना चाहिए, लेकिन महाराज ने इसको एक रूप देने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मीट से ज़्यादा शराब प्रतिबंध होनी चाहिए। शराब तो परिवारों को बिगाड़ देती है, ख़राब कर देती है, नस्लें ख़राब हो जाती हैं। सरकार को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो बाबा से आग्रह करूँगा कि अब आप मीट के साथ में शराब का जो सेवन कर रहे हैं या शराब की दुकानों में जो लोग दुकान बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो भी 10-10 बजे तक खुली रहती हैं दुकानें, उनको भी टाइम से बंद कराएं। सरकार एक लिमिट करे। अभी 31 जनवरी को आपने जयपुर में देखा होगा, सुनने में आ रहा है लाखों 50-50, 40-40 लाख रुपए की बारों में शराबें बिक गई। क्या है ये? तो मांस से ज़्यादा शराब हानिकारक है, मेरा ऐसा मानना है। लगातार ये कहा जा रहा है, बालमुकुंद जी ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जिस तरीके से मांस को खुले में बेचा जा रहा है और एक जाति वर्ग विशेष को बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इन्होंने किया है।
देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बाबा को सबसे पहले तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी मांस का व्यापार जो कर रहे हैं, उनके सबके जाके एक एक आदमी के आधार कार्ड चेक करने चाहिए कि कौन कितनी मात्रा में बेच रहा है और कौन कितनी मात्रा में खा रहा है। दूसरी बात, ये जाति विशेष का सवाल नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो सरकार उनकी है, कानून उनके हाथ में है। लोगों को लाइसेंस दे, जिन्होंने लाइसेंस नहीं उनको लाइसेंस दे, जीने का अधिकार है। अगर उनकी दुकानें गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं तो लाइसेंस जारी करे, इसमें क्या बात है। अच्छा, लगातार बाबा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अब सरकार बीजेपी की आ गई है, एक एक भ्रष्टाचारी जेल में जाए। जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। पहले नहीं गए क्या? मुख्यमंत्री जी के, हमारी जब सरकार थी, सबसे ज़्यादा इतिहास में एसीबी के छापे पड़े हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज़्यादा हम लोग सीरियस रहे। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। भ्रष्टाचार तो नहीं रहना चाहिए। हमने भी पूरी कोशिश करी, भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया है उसको लेकर सरकार उनकी जांच करा लो ना, डरता कौन है? कराइए जांच, जिसने करा होगा वो भुगतेगा। भाई, सरकार ने सारे काम गाइडलाइन के हिसाब से करे, और गाइडलाइन में अगर उनको लगता है कि कोई गलत काम करा है तो कार्रवाई करो। बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, कार्रवाई करिए ना। बाल मुकुंद जी ने ये भी कहा था कि मदरसों को लेकर के भी एक टिप्पणी की थी कि अब बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से मदरसों को जो सबसे ज़्यादा फंड दिया था, अब वो कहीं ना कहीं कटौती करके उस फंड को और किसी चीज़ में डाइवर्ट करके उसको विकास कार्यों में लगाएं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता क्या? वो विकास नहीं है? पूछिएगा उनसे। मदरसे खाली राजस्थान में चल रहे हैं या जयपुर में ही चल रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। यूपी में नहीं चल रहे मदरसे, हरियाणा में नहीं चल रहे। मेवात में जाइए आप, हरियाणा का इलाका है, पंजाब का इलाका है, कितने मेवात में मदरसे चल रहे हैं। तालीम का अधिकार हर आदमी को है। तो ये तो खाली राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक भाषण है, कुछ नहीं धरा है इनको अब ये करना चाहिए। अब ये एक पद पे पहुंच गए। इनको, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इनको पॉलिटिकल एडवाइज़र की ज़रूरत है। अच्छा पॉलिटिकल एडवाइज़र इनको रखना चाहिए, ताकि ये सब लोगों को लेके और आगे बढ़ते रहें, अपने क्षेत्र का विकास करें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, राम श्याम की बात ना करें, राम रहीम की बात ना करें। धार्मिक आदमी है, धर्म की बात करना अच्छी बात है, लेकिन ध्रुवीकरण की बात करना ठीक नहीं है। अब आप एक गरिमा संवैधानिक पद पर हो, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब हर मजहब धर्म के लोगों को साथ लेके चलें। अगर आपका मन नहीं करता तो आप ना करें, लेकिन कम से कम उद्गार तो ना करें। अच्छी बातें थोड़ी हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हो आप। मैं जब विधायक बना दूसरी बार, तो मैं क्यों बना? मैंने पूरे विकास में हर मजहब धर्म के लोगों का ध्यान रखा, सबकी मदद करी, कोई भेदभाव नहीं करा। आज के इस भयंकर ध्रुवीकरण के चुनावी माहौल में मेजॉरिटी के लोगों ने वोट दे के मुझे जिताया। क्यों जिताया? वो इसलिए जिताया कि मैं सबको लेके साथ चलता हूँ, मेरा मन है। मैं ईमानदारी से पॉलिटिक्स के साथ में हमेशा कहता था कि वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं विधायक हूँ, आपका काम अभी भी करूँगा, दोबारा बनाऊँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी करूँगा। ये मेरा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, मुझे इसको निभाना पड़ेगा और निभाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अमीन काजी साहब ने कहा कि जो संवैधानिक पद पर हैं अगर बाल मुकुंद आचार्य, तो अब उन्हें इस पद की गरिमा रखनी चाहिए और 36 कौम को साथ लेने की बात कहें। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात अगर वो करते हैं तो कहीं न कहीं संवैधानिक पद के विपरीत जाता है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।
एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी जो कि राजस्थान के मरु नगरी बीकानेर में स्थित है, इन दिनों मूंगफली की बम्पर आवक के चलते बीकानेर की अनाज मंडी में रोजाना 1 लाख बोरी से भी ज्यादा मूंगफली आ रही है, जिसके चलते जाम के हालात बन रही हैं। यहां तक कि किसानों की मूंगफली बिकने में 24 से 48 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। अनाज मंडी का पूरा परिसर मूंगफली की बोरियों से भर जाता है। मंडी के अगलियारों से दोपहिया वाहन भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। बीकानेर के इखलास कृषि उपज मंडी में बीकानेर के रफ्तेर टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात बीकानेर शहर की एक लाख मूंगफली की मंडी, जहां पर जाम लगा रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जाम है, लाखों बोरियां रोजाना आ रही है, निकल रही है, लेकिन इसके आगे भी यहाँ पर मूंगफलियां अटी पड़ी है, घिरी हुई दिख रही है। बात करते हैं इन लोगों का समस्या है जिसके बारे में बात करते हैं, बताएं। हमारी समस्या ये है कि भी हमारे को गाड़ियाँ लगने देते हैं, अगर माल तोलते हैं तो वो कहते हैं आप बाहर निकल जाओ। हम व्यापार करने के बैठे बाहर कैसे चला जाए, हमें भी बिजनेस करना है। हम इनको कोऑपरेट करते हैं, असुविधा होती है तो हम छूट देते हैं, मना नहीं करते। ये तो कहते सीधी धमकी देते बाहर निकल जाओ यहाँ से, ये कैसे सहन करें हम? नहीं, आपको दिक्कत क्या होती है? आपको ये बताएं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमेशा जाम लगा रहता है, दुकान खुलने वाले में समस्या होती है, गाड़ी आती है वो गाड़ी आराम से होती नहीं है। प्रशासक यदि थोड़ा एक्टिव है तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन हमें लगता है प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं है। बीकानेर की मूंगफली, यहाँ इस मंडी का जो प्रशासन है वो बिल्कुल इस चीज का ध्यान नहीं है। यहाँ लाइनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ते निकलने चाहिए, जाम वगैरह को हटाने में वो बिल्कुल नहीं है। जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ियाँ नहीं लग सकती, माल उठाना दुर्भर हो जाता है, माल लगने की जगह नहीं मिलती, दुकानों के आगे ढेरियाँ करके चले जाते हैं। तो हम माल व्यापार करें या हमारे व्यापार बंद कर दें हम लोग, हमें यही प्रॉब्लम है। मंडी बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई है, लेकिन यहाँ प्रशासन की कमी, सबसे बड़ी प्रशासन की कमी। न यहाँ पे ढेरियाँ लगाने की व्यवस्था है कि भाई आप इस लाइन में लगाओ, न इनको यहाँ के क्रम वाइज लगाने देते। मंडी का प्रशासन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो क्या है कि पूरी तरह से रोक लगा के रखे, ध्यान रखे, इनकी गार्ड है, इनकी सिक्योरिटी है। तो प्रशासन तो आता ही नहीं है ना, प्रशासन आगे चेक करे तो पता चलता है ना। वो तो ऑफिस में बैठे रहते हैं अपने, तो कोई मतलब नहीं है। वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, अच्छा, उनको कोई मतलब नहीं है, ऑफिस में बैठे रहते हैं। और स्टाफ इतने बरसों से यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम 15-20 साल से, सबकी मिली भगत है। कौन करे, कोई नहीं बोलता। जिनकी दिक्कत है, हमारे जैसे दिक्कत है, हम बोल देना आज ये पूरा है। ये तो फिर दुकानें दिन रात यहाँ पे खुलती है, इनमें कोई नहीं डालता। सब अपने लिए यूज करने, ये व्यापारी अपने यूज करते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं है। और अभी तो हालत ये है मंडी की, सारे रास्ते जाम हो गए। और ये आज की नहीं है प्रॉब्लम, हम देख रहे हैं 10-12 साल से कंटिन्यू, और सुनवाई होती नहीं है सर कोई। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ बीकानेर में इस अनाज मंडी में जो शेड बने हुए हैं उसको भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जो शेड है, और ये इन शेड पे लगभग लोगों की जो व्यापारियों के सामान ज्यादा है, और जहाँ किसानों के रहने चाहिए वो सामान नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं मंडी का प्रशासन है वो इस तरह की व्यवस्था को नहीं सुचारू ढंग से कर पा रहा। के सिंह, बीकानेर। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज मंत्री बनने के बाद पहली बार टोंक जिले के मालपुरा दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या और हादसे को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। आगामी 5 सालों में मालपुरा में कृषि महाविद्यालय खोलने का वादा भी किया। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है कि ये कृषि प्रधान विधानसभा है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ की रोजी रोटी या यहाँ का रोजगार ले लो, मुख्य रूप से कृषि है। तो हमारे जो कमी है कि किसान के खेत में पानी की कमी की वजह से हमारे जो उसकी जो उपज है वो हमारी 25% ही नहीं हो पाती है। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किस तरह से में किसानों के खेत में पानी आए। पीने का जो पानी जो बिसलपुर से जो मिल रहा है, अभी गाँव के अंदर हमारे 35 लीटर मिल रहा है, वो हमारा 55 लीटर से लेकर 70 लीटर कैसे बढ़े, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने लोकल सोर्स जो कुएँ खोदे उनके अंदर फ्लोराइड का पानी निकल रहा। पहले अच्छा था, बाकी जैसे जैसे बुल जल स्तर नीचे जाने की वजह से उसमें फ्लोराइड हो गया। पानी की क्वालिटी कैसे सुधरे, इसके लिए हर घर के अंदर जो पानी जा रहा है वो 100 लीटर तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ERCP में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल संसाधन जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी ने जो योजना पे काम करना चालू कर दिया है,
पहली उनकी बैठक मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मध्य में हो चुकी है। उनकी वार्ता लगभग चालू है। नई DPR बन रही है, उसमें जो काम कमी थी उसका संशोधन कर रहे हैं। आने वाले महीने भर के अंदर उस पर काम करके पहला हमारी प्राथमिकता है कि हमारे 13 जिलों में पीने का पानी और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिले। ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के निज निवास पर जाकर गौ सेवक और सहस्त्र दर्शन संयोजक शिवजी राम कुमावत और एडवोकेट रामलाल कुमावत 1100 सहस्त्र दर्शन का चित्र भेंट किया। गौ रक्षा एवं गौ सेवा का भाव जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर प्रदेश भर में किए जा रहे प्रोग्राम के तहत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निजी निवास पर मुलाकात की। बता चले 22 जनवरी 2024 के बाद जब भी आपको समय मिले एक बार रामलला के दर्शन सभी को अवश्य करना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि महाअभियान के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त भारत, स्वदेशी चीजों के उपयोग सहित तमाम कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस से 24 का गढ़ जीतने के लिए अन्य कई घटक दलों के साथ बीजेपी को चौतरफा किए रखी है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कांग्रेस पक्ष में बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुवेंद्र सोनी ने किशनपोल से विधायक अमीन कागजी से खास बातचीत की। राजनीति में रोजाना कई तस्वीरें रंग बदल रही हैं, तो ऐसी कुछ तस्वीर राजनीति में इन दिनों जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। हाल ही की बात करें तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो है वो नोटिस लगातार भेजा है। अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर जो है वो नहीं पहुंचे हैं। अब गिरफ्तारी को लेकर के इनके कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त किशनपोल विधानसभा से विधायक अमीन कागजी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार बीजेपी का इस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्या देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, शायद 3-4 बार सम्मन देके ईडी ने बुलाने के लिए सम्मन दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी पक्ष उनका था उनको जाके ईडी के सामने रखना चाहिए था। साइमल्टेनियसली अगर कोई बात ईडी गलत करती है तो पूरे हिंदुस्तान में उनके जो चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको सड़कों पे उतरना चाहिए। उनको सरकार के ये ईडी के जितने भी, अगर ईडी गलत करती है तो उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसा आपको पता है कि राहुल गांधी जी को सम्मन दे के बुलाया गया तो वो गए, सोनिया जी को सम्मन दे के बुलाया गया तो गए। तो हम, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं का संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है, क्योंकि ये सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका जो मूर्त रूप है वो कांग्रेस के ज़माने में बना। अब चाहे उसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग कर रहा हो वो एक अलग मसला है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी वहाँ गई, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे तक उनसे बयान लिए। तो ये तो कानून की सतत प्रक्रिया है, इसमें मेरा मानना है उनको जाना चाहिए था। भाई साहब, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन 4 मिनट के बाद में उनका टेलीकास्ट जो है वो रोक दिया गया, तो ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है कि धीरे 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 एक राष्ट्रीय पटल से जो बोलने वाले वक्ता हैं, जो सरकार का चाल चरित्र चेहरा को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, उनको स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। ये विडंबना है। तो इसको अभी कुछ समय तक फेस करना पड़ेगा
देखते हैं कब तक ये चीज़ चलती है। अच्छा, राहुल गांधी भी कई बार बड़े मंचों से कह चुके हैं कि जब वो लोकसभा में मुखर होकर के बोलते हैं तब या तो उनकी आवाज़ काट दी जाती है या फिर उनके चेहरे को डिलीट कर दिया जाता है या वो टेलीकास्ट ही रोक दिया जाता है। तो एक ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही। राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता क्यों गई? कि उन्होंने अडानी जी के लिए पूछा कि अडानी जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार के साथ क्या रिश्ते हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता गई ना, चाहे वो भले ही सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। लेकिन ये बोलने की जो शक्ति है और जो अंतर्मन से इस देश का सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, उसको बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना चाहिए। एक ना एक दिन लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं। आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में माननीय राहुल गांधी जी को सुना जा रहा है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो लोग स्तब्ध होकर सुनते हैं। अब पहले जैसे राहुल गांधी नहीं रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पूरे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी भविष्य के नेता हैं। भविष्य देख रहे हैं लोग उनके अंदर, हिंदुस्तान का भविष्य है। तो ये चीज़ें चलेंगी। अच्छा भाई साहब, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो करणपुर में जो है वो कल चुनाव हैं, उससे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाना, ये तस्वीर आप कैसे? देखिए, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। 6 महीने किसी को भी मंत्री बना दो आप, लेकिन उसको 6 महीने में निर्वाचित होकर आना पड़ेगा सदन में। लेकिन ऐसा नहीं देखा कभी भी कि जिस आदमी को आप आचार संहिता लग गई, जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वहाँ आचार संहिता लगी हुई, उसी कैंडिडेट को बुला के मंत्री बना दिया। ये जो निर्वाचन गाइडलाइन है उसके खिलाफ है। और हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, डोटासरा जी ने, सब ने इसका विरोध किया है और निर्वाचन विभाग में इसकी बात भी जानकारी में लाई है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में किशन पॉल विधायक अमीन कागजी साहब, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी केंद्र में जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनके लिए एक बड़ा मुसीबत का कारण बनेगी। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य के नेतृत्व में सुशासन दिवस के तीसरे दिन विभिन्न पार्कों में स्वच्छता कार्य किया गया। सार्वजनिक पार्कों के अंदर और बाहर स्वच्छता का कार्य किया गया, जिसमें सुरेश चंद्र स्मृति पार्क, जोरावर सिंह 2 नंबर बस स्टैंड सरकारी विद्यालय के पास पार्क, जयसिंहपुरा कोर समेत कई वार्डों में सफाई की गई। इस क्रम में पॉन्ट्रिक मेंटल में भी स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। बूंदी में अवैध रॉयल्टी की वसूली करने वालों के खिलाफ मजदूर और ट्रैक्टर चालकों ने मोर्चा खोल रखा है। इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ट्रैक्टर चालकों ने बताया कि ये बदमाश रॉयल्टी नहीं देने पर ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट करके अवैध रूप से राशि वसूलते हैं। ट्रैक्टर चालकों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से रॉयल्टी नाका कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम अस्तोली कादिशलोर क्षेत्र से हैं। ये सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो इधर माइंस में पत्थरों का ये खनन से संबंधित कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। कादिशलोर पुलिया के पास में कई दिनों से रॉयल्टी नाका लगा हुआ है, जिसमें इन गरीब मजदूरों के साथ अवैध रूप से वसूली की जाती है रॉयल्टी की, और नहीं देने पर इनके साथ मारपीट की जाती है। और जो वहाँ से निकलने पर 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये मनमर्जी से इच्छानुसार इनसे रॉयल्टी वसूली जाती है। और इस पर कई बार प्रशासन को भी इसके बारे में सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इन पे
जिले के कई आला अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका लगती है। आज किस मांग को लेकर ज्ञापन देना है? पंजाब यूथ कांग्रेस ने धुरी के विकास कार्यों को लेकर धुरी के नगर काउंसिल दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पंजाब यूथ कांग्रेस के महासचिव शुभम शर्मा शुभी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धुरी नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी ने धुरी के लोगों को परेशान करके रखा है क्योंकि शहर के अंदर कोई काम नहीं रहा। उन्होंने कहा अगर इन्हें जल्दी बदला नहीं गया तो हम अपना प्रदर्शन तेज करेंगे। एसडीएम अमित गुप्ता ने कहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और इसे जल्द ही हल किया जाएगा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? देखो ईओ ने साडा शहर तपा रखे ईओ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧੂਰੀ ਦਾ ਮਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆ ਬਸੰਤ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਉਰੇ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब के जिला फिरोजपुर में चोरी और लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ पुलिस लूट चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की बात करती है तो वहीं लुटेरे लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। ताजा मामला फिरोजपुर के बासी गेट से सामने आया जहां लुटेरे ने एक दुकान में बैठे पति पत्नी को पिस्तौल दिखाई और करीब 30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਗਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਕਾਪਾ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਕਟ ਫਰੋਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ 25 ਤੋਂ 30,000 रुपया भी सीगा ले गए जेड़े। शीतलहर में गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के द्वारा हाथरस जंक्शन थाने में कंबल बांटे गए। सर्दी में कंबल पाकर गरीबों के चेहरे पर खुशी दिखी और पुलिस अधीक्षक को दुआ देते नजर आए। वहीं थाने के मंदिर पर हनुमान चालीसा का भी पुलिस कर्मियों के द्वारा पाठ कराया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिरकत कर हनुमान जी की आरती कर सभी को प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर समाज सेवी रामगोपाल दीक्षित, कबड्डी बाबा अशोक कपूर आदि लोग मौजूद रहे। हाथरस में पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके चलते कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 850 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। अभियुक्त पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान नीरज नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से नशीला पदार्थ लगभग 1 किलो 850 ग्राम के आसपास बरामद हुआ है। पश्चिमी यूपी के साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में सर्दी का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में बीते 1 सप्ताह से सर्दी का असर देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा और चाय की चुस्की लेते नजर आ रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी सर्दी में नियमों का पालन करवाती नजर आई। ऐसे में मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत चंदवा पुलिस और एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर सीओ सिटी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में दूसरे आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से 3,000 रुपए, 1100 ग्राम नशीला पदार्थ और अवैध तमंचा बरामद किया गया।
चंदपा थाना क्षेत्र में दिनांक 17/12/23 को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चंदपा थाना और एसओजी टीम के संयुक्त टीम का एक गठन किया गया था। पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसी घटना के अनावरण के क्रम में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 3/1/24 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। हिंदू रीति रिवाज में अंकों का खास महत्व है, फिर चाहे वो 108 की माला हो या 72 कोसी परिक्रमा या फिर 56 भोग, लेकिन इन अंकों का राजनीति में काफी प्रयोग किया जाता है। पीएम मोदी से 56 अंक का खास जुड़ाव है, तभी तो मोदी भी विपक्ष के खिलाफ अक्सर 56 इंच का सीना ठोकते नजर आते हैं और अभी इसी 56 के आंकड़े का एक खास संयोग नजर आया है। रिपोर्ट देखिए। हिंदू संस्कृति के शास्त्र हो या फिर ज्योतिषीय अंक गणित, हमेशा अंकों का इनमें खासा महत्व रहा है। अब यह अंक गणित राजनीति के सियासी बाजार में भी चर्चा बनती जा रही है। देश के वजीर आजम का 2014 में बड़े मंचों से 56 इंच सीने की बात को लेकर हो या फिर फैसले को लेकर, इसका खास मतलब है। लेकिन हाल ही के दिनों में दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ तक 56 का गणित जोर पकड़ता जा रहा है। बात करते हैं राजस्थान की नई सरकार के गठन के साथ एक बार फिर से 56 की चर्चा राजनीति अखाड़े में जोर पकड़ रही है। शास्त्र हो या फिर अंक ज्योतिषी गणित, हमेशा अंक गणित का खासा महत्व रहा है, लेकिन इन दिनों राजनीति के अखाड़े में भी अंक गणित का जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें राजस्थान के राजनीति की, यहां पर भी 56 के गणित का जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में मोदी सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसले लिए गए। दोनों फैसलों का इस 56 से गहरा संबंध है। पहले सीएम के नाम को लेकर गहमा गहमी हो या फिर मुख्य शासन सचिव के नाम को लेकर। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। चलिए अब आपको 56 का अंक गणित समझाते हैं। 56 का आंकड़े का संयोग। राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा की आयु भी 56 वर्ष की है। वहीं मोदी के भरोसेमंद आईएएस अफसर सुधांशु पंत की आयु भी 56 वर्ष की है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में डीजीपी का चयन होना है और मोदी राष्ट्रीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर पहुंच रही है। यह तारीख भी 5 और 6 जनवरी की है। इसको देखने पर 56 का अंक गणित ही नजर आता है। अब यह महज इत्तेफाक है या संयोग? केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के लिए 2 बड़े फैसले किए, चाहे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हो या फिर मुख्य शासन सचिव के नाम को लेकर के। हालांकि राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा की आयु भी 56 वर्ष की है, तो वहीं मुख्य शासन सचिव सुधांशु पंत की आयु भी 56 वर्ष की है। हालांकि राजस्थान में जिस तरीके से मंत्रिमंडल हुआ है, उस मंत्रिमंडल में कुल 24 मंत्री हैं, जबकि 12 मंत्रियों की आयु भी 56 और 60 वर्ष के बीच में है। वहीं अब 56 के पीछे का क्या रहस्य है, इसको भी जान लीजिए। हाल ही में मरुद्रा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मंत्रिमंडल में भी 56 और 60 का अंक गणित नजर आता है। वहीं 24 मंत्रियों में से 12 मंत्रियों की आयु भी 56 के आसपास है। फिर चाहे बात करें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की या फिर जोराराम कुमावत की या फिर ओटाराम देवासी की। राजस्थान में डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर के प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं, यानी कि 5 और 6 तारीख को जयपुर में ही रहेंगे। हालांकि 5 और 6 तारीख को अगर जोड़ के देखा जाए तो यहाँ पर भी 56 का अंक गणित समझ में आता है। वहीं सबसे खास बात यह है कि क्या 24 के गढ़ को जीतने के लिए क्या 56 का अंक गणित क्या कारगर साबित होगा? क्या 24 के गढ़ को जीतने के लिए ये 56 का अंक गणित मोदी के लिए कितना शुभ है, यह आने वाला वक्त बताएगा। वहीं अब 2024 में क्या इस 56 का अंक गणित क्या अलादीन का चिराग बन पाएगा? क्या 2024 के गढ़ को जीतने में 56 का अंक गणित कितना कारगर साबित होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो एक बार फिर ईडी दफ्तर नहीं गए हैं। उन्होंने ईडी के समक्ष बयान देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों का यह दावा है कि उनके पास शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं। दरअसल केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के बजाय कभी विपश्यना केंद्र चले जाते हैं तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए।
3 जनवरी को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में बयान दर्ज कराने के लिए ईडी ने तीसरी बार नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुरूप ईडी दफ्तर जाने के बजाय केजरीवाल ने एक पत्र भेजकर कह दिया कि यह नोटिस गैर कानूनी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है, यानी केजरीवाल ने ईडी के समक्ष बयान देने से इनकार कर दिया। सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल स्वयं को देश के कानून से ऊपर समझते हैं? ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का गठन देश के संविधान के मुताबिक हुआ है। ईडी को आर्थिक अपराध के मामलों की जांच करने का अधिकार है। अब यदि केजरीवाल जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर उन्हें कानून तोड़ने का अपराधी भी माना जाएगा। केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि निर्वाचित राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के संविधान की शपथ ली है। ऐसे में केजरीवाल को नोटिस के अनुरूप ईडी के समक्ष उपस्थित होना ही चाहिए। अब यदि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है तो फिर सवाल उठता है कि दिल्ली में शराब घोटाला किया क्यों? इस शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। लाख कोशिशों के बाद भी दोनों की जमानत नहीं हो पाई। इससे प्रतीत होता है कि जांच एजेंसियों के पास शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार को ही अपनी रणनीति का मुद्दा बनाया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में सरकार बनने पर यदि भ्रष्टाचार को आरोप भी लग जाए तो मुझे चौराहे पर खड़े कर जूते मारना। लेकिन अब केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से भी बचना चाहते हैं। जो केजरीवाल जूते खाने को तैयार थे, आज वो जांच एजेंसियों के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जाहिर है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए अपनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।